Welcome back to new video and new chapter. I am taking linear equation in two variables, chapter 3, class 10th मैथमेटिक्स। आज हम देखेंगे सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। मैं कोशिश करूंगा आपको पिछले क्लासेस में यदि इक्वेशंस के बारे में कोई कमी रही है तो वो यहाँ हम दूर कर लें। सबसे फर्स्ट हमें कोशिश करनी है, इक्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज एन इक्वेशन? ये इक्वेशन है क्या? यदि मेरे पास कोई कहता है कि 7 + 3 = 10 होता है, तो ये बेसिक इक्वेशन है। शुरुआत से हम सीख रहे हैं, थर्ड फोर्थ से, सेकंड से हमने एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया। उस समय भी हम इक्वेशंस लिखते थे। कहीं जब आप टेबल लिखते थे 4 × 5 = 20, तो आपने एक इक्वेशन लिखी। आप किसी बेसिक ऑपरेशन का आंसर जब कोई लिखते हैं तो एक इक्वेशन अपने आप बन जाती है। यदि इसमें दो साइड हो जाएं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और दोनों इक्वल हो जाएं, इक्वलिटी का साइन हो, देन वी कैन कंसिडर देम एज इक्वेशंस। ये ठीक है कि अर्थमेटिकल इक्वेशंस हैं, हम इन्हें अलजेब्राइक इक्वेशंस नहीं कहते। अब हमारे पास अलजेब्राइक इक्वेशंस क्या हैं? I don't know what to add in 7. Something is added to number 7 and the result will be 10. Then this unknown number is taken as variable x. So 7 plus x is equal to 10. Now it has become an algebraic equation. A variable appears here in which we do not know what is the exact value of x without solving it. There may be some complex cases. In this case, we can instantly tell the answer that x is equal to 3. Here, if a quantity is multiplied by, unknown quantity is multiplied by 5 and our result becomes 20. Let it be y. Then it will be your next equation. So in an equation, there is a sign of equality and we call it LHS and this is RHS. इक्वलिटी के साइन के लेफ्ट हैंड साइड की ओर LHS है और राइट हैंड साइड की ओर RHS है। Now let's see how many types of equations are and their standard forms. Types of equations are unlimited. हम केवल अपनी जरूरत के अनुसार कुछ इक्वेशंस को पढ़ना सीखेंगे, उनका सॉल्यूशन करना सीखेंगे, उनकी टाइप सीखेंगे। सो बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं इक्वेशंस के, यहां जो मैं लिख रहा हूं 7 + x = 10, इसका मीनिंग है कि कोई अननोन नंबर में 7 ऐड करने के बाद हमें 10 मिलता है, तो वो संख्या है कौन सी? फिर हम इसके सॉल्यूशन के तरीके पे उसके बाद आते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म और टाइप ऑफ इक्वेशंस को लेने के लिए मैं नेक्स्ट अपने उस पे आ रहा हूं। डिफरेंस ऑफ इक्वेशंस ऑन बेसिस ऑफ पावर्स और डिग्रीज। You might have studied about polynomials in 9th और 10th. पॉलिनोमियल में हम किसी पॉलिनोमियल का नाम रखते थे px = let it be 3x + 7. यदि मैं x की वैल्यू 1 लेता तो हमारे पास if x = 1, then this part or this polynomial will have a value of 3 × 1 + 7, which is equal to 10. So in this equation, if I write 3x + 7,
is equal to 10. Then can I change this value x? I am taking 10 here. क्या मैं इस x की वैल्यू अब चेंज कर सकता हूं? नहीं, अब ये फिक्स हो चुका। यदि आपने इसे इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया तो अब आप x की वैल्यू कोई भी चेंज नहीं कर सकते एक्सेप्ट 1, क्योंकि यदि x के अलावा आप कोई भी वैल्यू यहां रखेंगे तो अब आपकी इक्वलिटी का साइन नहीं रहेगा। मान लीजिए मैं 2 रख देता हूं, x की जगह 3 2 जा 6 प्लस 7 विल बिकम 13, देन दिस रिलेशन विल बी अनट्रू। ये सच्चा नहीं होगा, ये इक्वेशन फिर इनवैलिड होगी। सो यहां पर पॉलिनोमियल्स में हमारे पास ये वेरिएबल हम कोई भी वैल्यू पुट करते थे, इस पॉलिनोमियल px की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर निकालते थे, लेकिन यहां हमारी वैल्यू फिक्स हो चुकी। मुझे अब 3x को एवेल्युएट करना है पहले, तो 10 में से 7 लेस कर दीजिए, 3x विल गिव यू 3 एंड इवेंचुअली x इज इक्वल टू 1। सो दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इट विल बी डेफिनेट, ये आपका फिक्स हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे कि हमारी इक्वेशंस किस तरह हल्की हल्की सी बदलती हैं। डिग्रीज और पावर्स क्या थी? किसी भी वेरिएबल की के एक्सपोनेंट को हम पावर बोल रहे थे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को हम बोल रहे थे हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट डिग्री, यदि x की पावर 5 है कहीं हाईएस्ट डिग्री किसी इक्वेशन में, तो डिग्री 5 बोलेंगे हम। अब हम बेसिक कंसेप्ट समझें। सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस डिग्री 1 वाली होती हैं, जहां हाईएस्ट डिग्री 1 हो। उसे हम लीनियर बोलेंगे। हम ऊपर देख रहे हैं, यहां पर मैं कोशिश करूंगा डिफरेंस ऑन बेसिस ऑफ पावर्स, तो मैं यहां वेरिएबल नहीं चेंज करूंगा, मैं पावर्स चेंज करूंगा। डिग्री 1 है तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 10। दिस इक्वेशन विल बी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। I am taking one variable here only. In next, I will take 2 variables and 3 as well. Then what is quadratic equation? If this power has risen up to 2, यदि इसकी मैक्सिमम पावर 2 हो जाती, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यदि इक्वलिटी का साइन आप नहीं लगा रहे हैं तो बी केयरफुल, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, फिर ये पॉलिनोमियल हो जाएगी सिंपली। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसे क्वाड्रेटिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पावर, इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहां हमारे पास है 2, यहां तक जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, इस वजह से हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलेंगे। क्यूबिक इक्वेशंस जहां हम क्यूब रख दें, 8x क्यूब माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ध्यान दें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्यूबिक इक्वेशंस का। मैंने 2 पावर और 1 पावर बीच में नहीं लिखी, लेकिन हमें क्यूबिक इक्वेशंस मिलेंगी जिनमें हाईएस्ट पावर 3 हो। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास होते हैं। मान लीजिए हम यहां लिख रहे हैं 4x स्क्वायर, 4x रेज टू द पावर 4 माइनस 16 is equal to 0. So simply you will get a biquadratic equation as power is 4. So simply, in order to check the type of equation, first of all you have to look at the highest degree of variable of different terms. यदि वो 1 मिलती है तो आप उसे लीनियर बोलेंगे,
2 डिग्री होती है तो आप उसे क्वाड्रेटिक बोलेंगे, 3 है तो क्यूबिक बोलेंगे, 4 है तो उसे बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। यहां मैं कोई वेरिएबल चेंज नहीं कर रहा, ध्यान दें, दीज आर लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक equations in one variable only. Let's see another case where I change these variables. Now, if I'm changing these variables, I'm taking degree 1. आप लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल लिख सकते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल लिख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल लिख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल्स लिख सकते हैं, एंड एज मैनी वेरिएबल्स एज यू लाइक। बहुत ज्यादा लिखने की हमें जरूरत नहीं है। सो वन वेरिएबल इज गिवन हियर। आप यहां 1 वेरिएबल में सेम लिख सकते हैं, 3x + 7 इज इक्वल टू 10। आई एम टेकिंग डिग्री एज 1 नाउ, आई एम नॉट चेंजिंग डिग्रीज। टू वेरिएबल, let it be 3x + 5y + 7 is equal to 0. Now I am keeping this degree constant. Highest power of x is 1, highest power of y is also 1. Therefore, this is called linear equation in 2 variables. यहां हम क्या करें, 3 वेरिएबल्स यदि आ गए, मैं सभी के सभी लीनियर के साथ ज्वाइन कर रहा हूं। हमारे पास ये हो जाता 3x + 5y + 4z is equal to 12. So it will be linear equation in 3 वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन है 3 वेरिएबल की। वेरिएबल x है, y है, z है और 3 डिफरेंट हैं। तीनों जगह x होने का मतलब ये 3 वेरिएबल्स नहीं थे, तब हम तीनों एक्सिस को सम कर लेते और ये फिर सिंगल वेरिएबल रहती। ध्यान दें, कोई बच्चा यदि इसे 3x + 2x + 8 इज इक्वल टू 0 को यदि 2 वेरिएबल्स लिखता है तो वो गलत है, क्योंकि यहां 3x और 2x पहले ऐड होंगे, इट विल बी 5x + 8। ऊपर वाली स्थिति में ये चला जाएगा, यहां ध्यान देने की जरूरत है। दिस इक्वेशन इज नॉट linear equation in 2 variables, it is linear equation in 1 variable. Be careful here. यहां इन चीजों को सावधानी से देखते रहिए। बेसिक कंसेप्ट्स बेहद जरूरी हैं, अदरवाइज आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। Try to write 4 variables. I am writing 2w 5x - 3y + 7z is equal to 0 or something else. I have written 4 different variables here. So this equation will be called linear equation in 4 variables. यहां हमें कुछ 9th में हमने a + b + c का होल स्क्वायर एक्सपेंड किया था। तो एक उदाहरण यदि हम लें 2x + 3y + 4z, यदि हम इसका स्क्वायर करते थे तो याद होना चाहिए इट विल बी 4x² + 9y² + 16z²। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके ट्वाइस करते थे, 12xy, इनका भी 24xyz और फाइनली आपके पास आता 16xz। और अब हम यहां देख रहे हैं कि इसका एक्सपेंशन एक हमारे पास 6 टर्म्स की पॉलिनोमियल में बदल गया। यदि ये किसी संख्या के बराबर होता, किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर, लेट इट बी इक्वल टू 0, तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन कैसी होती सिर्फ
यहां से 0 तक। तो हमारे पास इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं वेरिएबल 1 है, वेरिएबल 2 है, वेरिएबल 3 है। देयर आर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स। सो इस कैटेगरी में ये आता 3 वेरिएबल्स। बट व्हाट्स अबाउट पावर? डिग्री का क्या है? डिग्री है इसमें हाईएस्ट 2, यहां भी हाईएस्ट पावर 2 है, यहां भी, क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ दिस टर्म इज 2 एज वेल। तो यहां हम देख रहे हैं डिग्री 2 होने के कारण ये नाम हम इसका लिखते क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। पावर के कारण हम इसे क्वाड्रेटिक नाम दे रहे हैं, और क्योंकि डिफरेंट 3 वेरिएबल्स हैं तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स बोलते हैं। अब हमें करना क्या होता है? इन ऑर्डर टू फाइंड द टाइप ऑफ एन इक्वेशन, तो पहला स्टेप आपका ये होता है कि आप उसमें डिग्री छांटिए। फर्स्ट राइट डिग्री। अभी ऊपर हमने देखा था तो वहां डिग्री 2 थी। वेरिएबल कितने थे? एक्स वाई जेड 3 थे। तो यहां हमारे पास उसका नाम होता दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। सो इस तरह की स्थितियों में, हालांकि सॉल्यूशन ऐसे आपके कम आते हैं, सीधे फार्मूले आइडेंटिटीज आप यूज करते हैं, सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए इसकी। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके लिए ले रहा हूं और कैसे उनको डिफाइन करता हूं। फर्स्ट एग्जांपल, आई एम टेकिंग 3x + 5 = 0। ध्यान दें, पॉलिनोमियल्स और इक्वेशंस में सिर्फ इस इक्वलिटी के निशान का डिफरेंस है। 3x + 5, आई एम टेकिंग डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन। सो डिग्री ऑफ इक्वेशन हाईएस्ट पावर है x की, दैट इज 1। वेरिएबल कितने हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल्स ओनली x। सो डिग्री 1 होने के कारण हम नाम लिख रहे थे लीनियर, क्योंकि पावर 1 होती थी। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यानी पहले तो हम लिखेंगे उनकी डिग्री से रिलेटेड नाम। यदि डिग्री 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक और 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, मैंने ऊपर लिखा हुआ है। यदि आपकी पावर्स ये होती हैं, डिग्री मैक्सिमम हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल की वो आपके पास 1 है तो लीनियर बोलेंगे, लीनियर इक्वेशंस हो जाएंगी। 2 पावर है हाईएस्ट तो क्वाड्रेटिक हो जाएंगी। हाईएस्ट पावर 3 कहीं दिखाई देती है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोली जाती हैं, और हाईएस्ट पावर यदि 4 है तो वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोली जाएंगी। उसके बाद आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1 है तो हमारे पास, क्योंकि यहां डिग्री 1 है तो लीनियर इक्वेशन, और वेरिएबल 1 है तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इसका नाम होगा। यहां हम देखते हैं आई हैव केप्ट हाईएस्ट पावर एज 1। मैंने इसकी हाईएस्ट पावर 1 रखी है। यहां भी x की पावर 1 है, y की भी पावर 1 है। सो 1 पावर होने के कारण इसका नाम आया लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल्स हुए डिफरेंट? 2 वेरिएबल्स हुए डिफरेंट, इस वजह से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इसका नाम पड़ा। अब हम नीचे और देख रहे हैं, यहां हमारे पास पावर 1 है। मैंने सिस्टमैटिकली 1 पावर वाले लिखे हैं, पहले लीनियर को पूरी तरह समझा दूं। मेरे पास यहां रहा नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? p, q एंड r। देयर आर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स। So this is linear equation as it has highest power 1 and 3 different variables. So this is called linear equation in 3 variables. Now I am changing powers. अब मैं इनकी पावर्स बदल के दिखा रहा हूं। अब हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 1 नहीं रही, हाईएस्ट डिग्री कितनी आई? 2। तो डिग्री 2 वाला हमारे पास क्या नाम था? डिग्री 2 में हमारे पास था क्वाड्रेटिक। सो दिस इक्वेशन हैज बीन रिटन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरिएबल इज 1। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल।
or simply in our solution we are given single variable in quadratic equations. In next chapter you will learn quadratic equations. नेक्स्ट चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे क्यूबिक इक्वेशन। 3 पावर होने के कारण क्यूब हुआ। क्यूबिक नाम पड़ा क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। इक्वेशन नाम पड़ा क्योंकि इक्वलिटी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, इस वजह से इक्वेशन हम इसे बोल रहे हैं। अदरवाइज इक्वलिटी का निशान नहीं होता तो हम इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते, क्योंकि वेरिएबल सिंगल है तो 1 वेरिएबल, सो इट इज क्यूबिक। क्यूबिक नाम यहाँ 3 से आया, इक्वेशन नाम इक्वलिटी से आया। इन 1 वेरिएबल का मतलब वेरिएबल सिंगल है, इस वजह से इट इज क्यूबिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। I think you might have learned many things. Highest degree is 4, that's why we name it as biquadratic equation. Equality का sign है तो equation, biquadratic equation, and number of variable is 1. So this equation will be written as biquadratic equation in 1 variable. Let's have some more specifications. Standard forms of linear equation. अभी मैंने बताया था लीनियर शब्द आया तो आई विल कीप माई हाईएस्ट पावर 1, वेरिएबल की पावर 1 होगी। मैंने इसी वजह से x की पावर 1 ही लिखी है, y की भी पावर 1 है, x, y और z तीनों की पावर 1 है। सो दीज आर लीनियर इक्वेशंस। दिस इज इन 1 वेरिएबल, दिस इज इन 2 वेरिएबल एंड दिस इज इन 3 वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म हम यहां देते हैं, इसका नाम हम लिखेंगे लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इक्वलिटी का साइन है, हाईएस्ट पावर 1 है, इन 1 वेरिएबल। ये मैंने पहले लिखना सिखा दिया। यहां एक कंडीशन भी होती है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि a यदि 0 हो जाएगा तो x भी 0 से मल्टीप्लाई होके वैनिश हो जाएगा, देन b विल नॉट बी इक्वल टू 0। यदि यहां 5 है तो ये बराबर 0 नहीं हो सकता। सो कंडीशन है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में कि आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल जो संख्या है वो एटलीस्ट 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, नेगेटिव नंबर हो सकते हैं। इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये शर्त है, इसके बिना ये लीनियर इक्वेशन नहीं हो पाएगी। यहां एक शर्त है, और बोथ a एंड b साइमल्टेनियसली शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे। यदि ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, देन नो मोर इट विल बी लीनियर इक्वेशन। यहां इसी तरह से a, b और c तीनों ही 0 इकट्ठे नहीं होने चाहिए, इनमें से एक कोई 2 0 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास। अभी जैसे हमारे पास मैंने ऊपर लिखा ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, और मुझे कोई बता दे कि 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 10, सॉरी 0 मुझे लिखना है। यहां पर a की वैल्यू क्या है? दिस इज कोफिशिएंट ऑफ पावर 1 और वेरिएबल, तो हम यहां इसे 3 से कंपेयर करेंगे। ध्यान दें, इसको और इसको मैं इक्वलाइज कर रहा हूं। यहां b की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट टर्म प्लस 7 है, b इज इक्वल टू 7। सो किसी भी पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट्स की वैल्यू हम कंपैरिजन से निकालते हैं। अब व्हाट्स अबाउट सॉल्यूशन? मैंने अभी बताया था कि 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो इक्वेशंस में x की कोई एक डेफिनेट वैल्यू है। पॉलिनोमियल्स में तो आप कोई भी वैल्यू रखते थे, आपकी वैल्यू चेंज होती चली जाती थी, वहां इक्वलिटी का साइन आप बाद में रखते थे। लेकिन यदि यहां ये 0 के इक्वल है, सो x कैन नॉट हैव अदर वैल्यू देन ए फिक्स्ड वैल्यू। x की वैल्यू एक निश्चित वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती, ये प्रतिबंधित है। यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई सम नंबर x इज इक्वल टू -5।
ये 5 हम इस तरफ ले आए, ये पिछली क्लासेज में आपने पढ़ा हुआ है। नाउ x शुड बी इक्वल टू -5/3, 3 से डिवाइड कर दिया। सो नो अदर वैल्यू देन -5/3 will satisfy this equation. So this has unique solution. Linear equation in one variable has unique solution. Unique का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक, दूसरा नहीं, कोई भी चेंज नहीं हो सकता। आप 5 को, 3 को, माइनस को किसी भी तरह नहीं बदल पाते, अदरवाइज ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। यूनिक सॉल्यूशन, जो x की वैल्यू है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। 7th 8th में तुमने इस टाइप के क्वेश्चंस और किए थे। क्या यहां भी x की वैल्यू कोई यूनिक होगी या 2 हो सकती हैं? देखते हैं। हम ब्रैकेट खोलते थे, 6x - 9 = 12x + 20। मैं 8th क्लास 7th क्लास में आया हुआ हूं। 6x - 12 x = 20 + 9। यहां हमारे पास -6x रहा = 29। सो x विल बिकम, नेगेटिव साइन इस तरफ लीजिए, -29/6। ये वैल्यू फिक्स्ड है। यदि आप वैल्यू x की वैल्यू -29/6 यहां रखेंगे तो ही ये इक्विलिटी का साइन आपका रहेगा, अदरवाइज ये इक्विलिटी का साइन आपका नहीं होगा। इसकी वैल्यू को जरा सा भी चेंज करते ही ये इक्विलिटी नहीं रहेगी। यदि आप इतना समझ गए हैं तो मैं नेक्स्ट आपका पार्ट और ले लूं। कुछ बच्चों ने कमेंट्स डाले हैं कि लंबे वीडियो बन रहे हैं, तो थोड़ा सा उसे और ज्यादा कंसंट्रेशन से देखिएगा। Knowing the solution in term of 2 variables, I have taken one variable here. This is some unknown number, I say x. If 2 multiplied by x, this is sign of multiplication, not x. 2 multiplied by some number x -10 = 0। तो क्या हम यहां x की कोई एक से ज्यादा वैल्यू रख सकते हैं? क्या होता हमारे पास 2x 10 के इक्वल होता और x = 5 होना था। यानी यहां फिक्स्ड वैल्यू है, एक ही वैल्यू है। सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक ही वैल्यू होगी। मैं आगे एक स्थिति और ले रहा हूं आपके लिए। थोड़ा सा इससे पहले मैं 2 स्थितियां आपको बता दूं। थोड़े से सिंपल केसेस लेने की कोशिश करूंगा। मुझे कोई कहता है कि 2 संख्याओं का सम 9 है। उन्हें 2 संख्याओं का डिफरेंस यदि 4 है, तो क्या आप ये स्थितियां ढूंढ सकते हैं कि आपकी वैल्यूज दोनों से मैच करें? कोशिश करिए। यहां हम क्या देखते हैं, मैं थोड़ा सा और सिंपल कर लूं इसे। यहां 5 कर देता हूं, या रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां मैं कोशिश करता हूं कि x + y के लिए एक सॉल्यूशन तैयार करता हूं। मुझे कोई कहता है कि इनमें से 2 बैग हैं, 2 बैग का टोटल वेट 9 किलोग्राम है, तो ये शर्त कितने वेट्स के ऊपर लागू हो सकती है? मैं एक कोशिश करूंगा आपके लिए, हल्का सा उसको समझने की कोशिश करिए। मैं यहां एक अपनी फिगर बना देता हूं। कितनी सी लिस्ट आपने 9th में ग्राफ पढ़े हैं? ग्राफ के लिए आप टेबल तैयार करते थे। एक्चुअली दीज आर सॉल्यूशंस, पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ योर इक्वेशन। 4 पॉसिबल सॉल्यूशंस आप लिखते थे। मैं यहां कोशिश करता हूं x को 1 लिखता हूं। x को यदि मैंने 1 लिखा, देन y शुड बी इक्वल टू 8, क्योंकि सम मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, ये टेबल 1 है। अब मैं इसे 1.5 लिख दूं, तो भाई सीधी सी बात है,
ये बढ़ रहा है तो फिर ये घटेगा क्योंकि यहाँ कांस्टेंट है। यदि आपके एक पैकेट में कुछ सामान बढ़ जाए तो दूसरे पैकेट में कुछ कम होगा, तभी तो उनका कांस्टेंट वेट हो सकता है। यानी इसमें इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा, ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा। ये आपस में एक तरह से घटता बढ़ता संबंध इनका रहेगा। यहां मुझे 7.5 लिखना पड़ेगा, तभी इनका सम 9 हो जाएगा। आगे 2 और 7 का कॉम्बिनेशन है। क्या आपको ये समझ आ रहा है? अगला कॉम्बिनेशन 2.5 का मैं आधा आधा किलोग्राम ले रहा हूं। इफ इट इज इन वेट 2.5 किलोग्राम, तो यहां 6.5 रह जाएगा। देखिए सम फिर 9 है दोनों का। यदि पहला बैग X 2.5 kg का है तो दूसरा बैग 6.5 kg का होना चाहिए। यहां 3 और 6 हो जाना चाहिए, यहां 3.5 और 5.5 हो जाना चाहिए। इस तरह की एक स्थिति यदि हम बनाते हैं तो आप देखेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे इसके, क्योंकि दो वेरिएबल हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे एक इक्वेशन के, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। एक दूसरी शर्त हम और डालते हैं कि दोनों का डिफरेंस 4 होना चाहिए। यदि दोनों का डिफरेंस 4 होना चाहिए तो मैं यहां बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज यहां फिक्स कर सकता हूं। कैसे फिक्स करेंगे? इसी तरह की एक टेबल बना लीजिए और उन संख्याओं को एनलिस्ट कर दीजिए जिनका डिफरेंस 4 हो। मैं यहां कोशिश करता हूं कुछ नंबर्स एनलिस्ट करूंगा और उससे तुम्हें बताऊंगा कि सॉल्यूशन कॉमन क्या रहा। हम दरअसल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कॉमन सॉल्यूशन की बात करते हैं, ना कि एक इक्वेशन के सॉल्यूशन की। एक के तो यहां इनफाइनाइट सॉल्यूशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 के, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 जो हम सेकेंड इक्वेशन ले रहे हैं उसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। यहां सेकेंड के लिए हम यहां टेबल बनाएंगे, ये x और ये y। क्या मैं x 5 किलोग्राम ले लूं तो y 1 होना चाहिए? हाँ जी, तो आप 5 में से 1 घटाओगे 4 रह जाएगा। अब मैं यहां कुछ ऐसी स्थिति कर रहा हूं जैसे मुझे इन दोनों में से कुछ मिले कहीं। मैं यहां और थोड़ा सा 4.5 कर लेता हूं, तो यहां आपको कितना मिलेगा? 0.5, क्योंकि दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास क्या रहेगा? 4। यहां मैं 4 कर देता हूं तो उसमें से तो कुछ आपको सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं है। यहां यदि हम 3.5 कर दें तो यहां -0.5 करना पड़ेगा, क्योंकि ये घटाओगे तो प्लस हो जाएगा इसमें। इस तरह से जब हम यहां आएंगे x और y के लिए तो x की वैल्यूज घट रही हैं, y की वैल्यूज, जब x की वैल्यू कम हो रही है तो y की वैल्यू कम हो रही है। दोनों ही, क्योंकि डिफरेंस लेना है हमें। बड़ी संख्या में से ये संख्या घटाओगे फिर इसे बड़ा करोगे तो ये भी आपको बड़ा करना पड़ेगा, अदरवाइज डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। अब इनमें से कहीं से आपको एक वैल्यू तलाश करनी है कि जिनका सम 9 आता हो और जिनका डिफरेंस 4 आता हो। तो मैं कोशिश करके छांटूं तो मेरे पास कुछ ऐसी स्थितियां होंगी। एक वैल्यूज हम यहां अब इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। यदि हम इन्हें ऐड कर दें तो 2x विल बी इक्वल टू 13 होगा, क्योंकि y से तो y कट जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास रहेगी 6.5। क्या हमने कहीं x की वैल्यू 6.5 रखी है? नहीं रखी है, यहां रख देता हूं। यहां मैं x की वैल्यू 6.5 रखता हूं, तो आप y की वैल्यू बताइए, 2.5 हो जाएगी। ये वैल्यू मैं जानबूझ के कैलकुलेटेड फॉर्म में ले रहा हूं। यहां हम क्या करें?
यदि ये वैल्यू मैं इधर बढ़ाता चला जाता या यहीं बढ़ा देता हूं 6.5, तो आपको 2.5 उसमें से सब्ट्रैक्ट करने पड़ते। अब यहां हम देख रहे हैं कि इस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में एक सॉल्यूशन हमारा मैच करता है, यानी इस इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अलग अलग हैं। इस इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिफरेंट डिफरेंट हैं और उनमें से एक सॉल्यूशन दोनों के लिए मैच करता है। इसे हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो ये वाली वैल्यू है कि x की वैल्यू हमारे पास आई 6.5 और y की वैल्यू आनी चाहिए 2.5, इट इज ट्रू फॉर बोथ द इक्वेशंस। ये इन दोनों इक्वेशंस के लिए ट्रू है। तो दो वेरिएबल जब होते हैं तो आपकी एक इक्वेशन यदि होगी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, और यदि उसमें एक वेरिएबल हो तो फिक्स्ड वैल्यू हो जाएगी, दो हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये क्वेश्चन था, इस वजह से दूसरी तरफ आसान किया है। अब यहां हमारे पास क्या है, 2x + 3y = 12। कभी कभी हम कहते हैं कि इस इक्वेशन में हमने y को सब्जेक्ट बनाया है। आई हैव रिटन y एज सब्जेक्ट, मीन्स द वेरिएबल हुज वैल्यू इज टू बी कैलकुलेटेड। सो y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम यहां क्या करेंगे, इस 2x को इस तरफ ले जाके माइनस करेंगे, ये 3 से डिवाइड कर दोगे। सो y की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या ऑपरेशन होगा, ये जो भी वैल्यू x की होगी उसका डबल करके 12 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसे 3 से डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट वैल्यू ऑफ y। यानी यदि हम x की वैल्यूज ये ले लें, मैं वैसे ही ले लेता हूं, तुक्का मारता हूं, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास y की कंपैरेटिव वैल्यूज कितनी आ जाएंगी। मैं एक निकाल के दिखा देता हूं। आई एम टेकिंग x = 4 हियर, यहां x की वैल्यू 4 रख देता हूं। 12 - 2 × 4/3, ये हो जाएगा 12 में से 8, 4/3 आपकी वैल्यू आ जाएगी। दिस इज 4/3। जब आप x की वैल्यू 1 रखोगे, x की वैल्यू 1 रखी it will be 10/3 and rest of values can be calculated. So कोशिश करिए कि आप ये फिलअप करें और इससे आपको समझ आएगा when there are two variables in an equation, when there are two variables in an equation with degree 1, with degree 1, it has infinite solution। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ये बात आपको समझ आ रही है तो मैं आगे ले रहा हूं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, देयर स्टैंडर्ड फॉर्म एंड वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि सम ऑफ वेट ऑफ टू बॉक्सेस इज, sum of weights of two boxes is 9 kilogram and difference of weight of two boxes is 4 kilogram। यानी हम एक ही तरह के दो बॉक्सेस का रिलेशन दो बार बता रहे हैं। कोई मुझे कहता है कि एक पिता और पुत्र की आयु का योग, सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज सो एंड सो, और उसके बाद में उन रिलेशंस के बीच फादर और
सन की एज के बीच एक रिलेशन और बता दूं, इट विल बी योर सेकेंड इक्वेशन, बट related to the age of son and father, not about the age of anybody else. तो ये होता है हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कि एक ही कंडीशन को दो तरह से बता देना, उससे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मैं आपके लिए बना के देखता हूं, कोशिश करिए कि आप भी उसे समझ जाएं। मुझे कोई कहता है एक हमारी कोई नॉवल है, एक हमारी कोई टेक्स्ट बुक है, यदि कोई मुझे कहे कि मैं बाजार से 2 नॉवल और 3 टेक्स्ट बुक्स खरीदता हूं तो मेरा रेट 250 रुपए निकलता है। क्या आप मेरी बात समझ पाए हैं? मैं बाजार जाता हूं, 2 नॉवल खरीदता हूं, 3 टेक्स्ट बुक्स खरीदता हूं, तो हमें 250 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। सॉरी, मैं 350 करता हूं और इजी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, मेरा कोई साथी उसी दुकान पे गया, यही नॉवल और यही टेक्स्ट बुक्स, ये नहीं है कि मैं 100 रुपए वाली टेक्स्ट बुक्स लेके आता और वो 200 वाली खरीदेगा, तो फिर ये इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा। जस्ट यू हैव टू परचेज द सेम नॉवल एंड सेम टेक्स्ट बुक्स। तो वो 5 नॉवल खरीद के लाता है बाजार से और 2 टेक्स्ट बुक्स खरीद के लाता है ऑफ द सेम टाइप, ऑफ द सेम रेट। तो हमारे पास ये उत्तर 600 आता है, यानी मेरे साथी को 600 रुपए पे करने पड़े। यदि यहां ये नॉवल की बजाय वो कोई मैगजीन खरीदता है या कोई डिफरेंट नॉवल जिसका रेट अलग है, तो फिर इस इक्वेशन को हम इसके साथ ऐड नहीं कर पाएंगे। फिर ये लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं रहेगा। इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं कि एक ही 2 चीजों के बारे में 2 डिफरेंट रिलेशंस आपको दे देना, वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। सिंपली ये चीज आप नोट कर लें। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल सीखना अलग चीज है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सीखना हल्का सा अलग है। एक उदाहरण और दे दूं। एक बच्चा बाजार गया, 2 बॉल और 1 बैट खरीद के लाया, क्रिकेट का बैट, और उसने 600 रुपए खर्च किए। दूसरा बच्चा गया, 1 बॉल खरीदता है और 2 बैट खरीद लेता है, इसी टाइप के सेम रेट की बॉल्स और सेम रेट की हमारे पास, इसे सिर्फ हमारे पास ये था 1050 रुपए उसे देने पड़ते हैं। इस तरह की जो स्थितियां हैं हमारी, ये लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स बोली जाती हैं। यहां हम देख रहे हैं, अभी मैं हल्का सा तुक्का मार दूं, 500 रुपए की एक बैट मैंने शामिल किया और 50 रुपए की 1 बॉल शामिल की, 2 बॉल खरीदी, तो रेट पड़ता है 600। यदि यही बैट वो खरीदता तो 2 बैट की कॉस्ट होती 2 गुना 500 और 1 बॉल की कीमत होती 50 रुपए गुना 1,
और तब इसे बाजार में ये रुपए देने पड़ते हैं। यानी यदि ये बॉल 40 रुपए वाली खरीदता तो फिर ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस नहीं रहता। यदि ये बैट किसी डिफरेंट काइंड का खरीदता तो फिर ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं रहता। क्या आप मेरी बात समझ गए हैं? यदि हाँ तो मैं आगे आता हूं। हमारी समस्या यही है कि हम एक इक्वेशन के बारे में समझ रहे हैं तो सिस्टम के बारे में नहीं समझ रहे हैं। हमारी लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम पहली इक्वेशन को a1 a2 a1 b1 c1 कोफिशिएंट से दिखाते हैं। दीज आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स, दीज आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स ऑफ x, दीज आर कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ y। कभी कभी क्या होता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए 3x प्लस 7y प्लस 21 बराबर 0 दे दिया जाए और दूसरी इक्वेशन में यहां 4y माइनस 15x और बराबर 17 दे दिया जाए, तो यहां आप कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट में होते हैं कि x कहां लिखें, y कहां लिखें, 21 कहां लिखें। सो वी हैव टू राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट। पहले x ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है 3x प्लस 7y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 है ये, तो इसका मतलब a1 है ये, ध्यान दें a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 7 प्लस और c1 की वैल्यू प्लस 21 है। दूसरी इक्वेशन हम देख रहे हैं कि इसमें तो यहां तो इसने x शुरुआत लिखा, यहां y लिखा, यहां नंबर देके यहां बराबर 0, यहां इसने कन्वर्ट कर दिया, y को इस तरफ कर दिया, x को इस तरफ कर दिया, कांस्टेंट को इस तरफ लेके चला गया। सो आई हैव टू राइट -15x प्लस 4y minus 17 is equal to 0. Now this is value of A2, this is value of with sign positive, B2 is positive 5 and C2 is minus 17. यदि आपको यहां वैल्यू लिखनी पड़ती A1, A2, B1, B2, C1, C2, तो वैल्यूज कितनी होती? A1 कहां से आता? ये रहा। A2 कहां है? -15। B1 कहां से आया? ये रहा। कंपेयर करिएगा सिंपल, 7 पॉजिटिव, B2 कहां से आया? +4, C1 कितना है? 21, पॉजिटिव है तो निशान नहीं लगा रहे। C2 कितना है? -17। ये आपने कंपेयर करके ये चीजें अब आपको काम करना है। मैं एक हल्का सा कंपैरिजन और दिखा दूं आपके लिए, कलर चेंज कर लेता हूं ताकि दूसरी स्थितियां हमें और दिखाई दे जाएं। फाइंड वैल्यू ऑफ A1, A2, B1, B2, C1, C2। फाइंड वैल्यूज ऑफ A1, A2, B1, B2 कॉमास हैं, C1 एंड C2 इन 2y प्लस 3x is equal to 15, 4x plus 17 is equal to -2y। तो सबसे पहले हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी पड़ेंगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो सबसे पहले x लिखते हैं 3x, y पॉजिटिव है +2y, ये 15 उस तरफ जाएगा, -15 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपके पास है 4x, फिर टर्म है y की, तो y इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, +2y लिखना पड़ेगा, और +17 इज इक्वल टू 0। विजिबिलिटी हल्की सी कम हो गई है, मैं कलर हल्का सा चेंज कर दूं तो ज्यादा बेहतर होगा। आई एम टेकिंग चेंजिंग कलर। सो A1 की वैल्यू आपके पास क्या है? 3, A2 की वैल्यू क्या है? 4, B1 की वैल्यू क्या है? +2, B2 की वैल्यू +2, C1 की वैल्यू -15 एंड C2 की वैल्यू है +17। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, तो मैं आगे बढ़ जाऊं। अब हम देख क्या रहे हैं? टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।
तो कभी कभार हमारे पास ये ऐसी स्थितियां होती हैं कि हमें से जान ही नहीं पाती है क्या कहना चाह रहे हैं टीचर्स या बच्चे इससे क्या समझ गए। अभी हमने देखा था, मैंने एक इक्वेशन अभी आपको थोड़ी सी देर पहले समझाई थी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 था। तो x की वैल्यू हमारे पास 6.5 आई थी, याद हो तो, और y की वैल्यू 2.5 से ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होती थी। यहां x और y की ये निश्चित वैल्यू के बिना ये सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसी किसी इक्वेशन को हम बोलते हैं ओनली वन वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशंस। x और y की केवल एक वैल्यू, एक सेट दोनों का, दोनों इक्वेशंस को, यानी इस इक्वेशन में भी दोनों में यही रखना और इस इक्वेशन में भी यही वैल्यू रखनी है, चेंज नहीं करेंगे कि इसमें रखते हुए दूसरी और इसमें रखते हुए दूसरी, नहीं। इस तरह की इक्वेशंस हमारे पास होती हैं तो इन्हें हम बोलते हैं रियल लाइफ कंडीशंस, रियलिस्टिक, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं ये, यानी हमारे दैनिक जीवन की समस्याओं को ये हल कर सकते हैं। इससे बाद में और बताऊंगा इस तरह की टाइप। इस वजह से इन्हें हम कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। अभी हम आगे और आ रहे थे, ऑल सॉल्यूशंस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन विल बी द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड इक्वेशन। अभी मैंने ऊपर एक इक्वेशन लिखी थी आपके पास, याद हो तो, कि एक बच्चा बाजार गया, 2 बॉल लेके आया, एक बैट लेके आया और उसे 600 रुपए बाजार में देने पड़े। यदि यही बच्चा दूसरी बार जाता, अब की बार ये 4 बॉल और 2 बैट खरीद लेता, तो नेचुरल है कि इसे 1200 रुपए देने पड़ते हैं, क्योंकि ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया। तो एक्चुअल में इसके जो भी सॉल्यूशन रहेंगे वो इसके भी रहेंगे, सारे के सारे सॉल्यूशन आपस में बराबर हो जाएंगे। जो वैल्यूज x और y की आप यहां लेंगे वही वैल्यूज x और y की यहां भी होंगी। सो इसका मतलब है ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1 विल सेटिस्फाई ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 2। वो सारे सेट्स आपस में बराबर हो जाएंगे। यदि हम यहां नंबर्स बदल दें और यहां वैल्यू इसके अकॉर्डिंग और दूसरी हो जाए, यहां तो मैंने क्या किया, इसको भी डबल किया, इसको भी डबल किया, इसको भी डबल, सही मायने में ये इक्वेशन सेकंड पहली इक्वेशन का डबल है, 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। सो नो चेंज इन वैल्यूज। इस तरह की इक्वेशंस दूसरी टाइप की होती हैं। इसमें आगे टाइप और बताऊंगा मैं सारी चीजें। नो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मैचेज विद सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 2, यानी यदि इसी बात को हम कहने लगे कि एक बच्चा 2 बॉल लेके आया, एक बैट लेकर आया, वो 600 रुपए देकर आया। अब दूसरा बच्चा गया बाजार, एक बॉल लेके आया, एक ही बैट लेके आया, मान लो वो भी 600 रुपए देके आया। तो ऐसी सिचुएशन आपके लिए पॉसिबल नहीं होंगी। कारण क्या होगा जानते हो? भैया सेम रेट का बैट, सेम रेट का बैट इसने लिया, सेम रेट की बॉल और सेम रेट की बॉल ली, बॉल कम ली और रेट बराबर दिया। तो ये तो एक तरह बेवकूफी हुई कि भी बॉल कम लेके आइए। ये कोई भी ऐसा बिजनेस, ऐसा दुकानदार या ऐसा बच्चा, यदि इस तरह की स्थिति हम लिखते हैं तो हम इसे लिखते हैं अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक यानी हमारे दैनिक जीवन की बातों से ये प्रभावित नहीं होती। इनको हम फॉल्स इक्वेशंस बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। ये फॉल्स स्टेटमेंट है।
इसमें हम कहते हैं इनका कोई सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता, कोई निकाल के देखेगा तो भी नहीं। ऐसे दो रेट हम नहीं लिख सकते बैठ के, एक ही रेट होना चाहिए, इसका भी एक ही रेट होना चाहिए। यदि ये 600 आता है तो फिर ये नहीं आएगा बिल्कुल भी, क्योंकि क्वांटिटी कम है। इन्हीं के आधार पर अब हम कंडीशंस बनाते हैं। हमारे पास पहली जो आधार आपने देखा था, इसमें यदि हमारे पास A1/A2 दोनों इक्वेशंस की वैल्यू निकाल के B1/B2 की वैल्यू के बराबर नहीं आती तो हमारी ये शर्त होती है पहली, कि जब x और y का केवल एक सॉल्यूशन होता है और वो फिक्स होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, इसे हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसे बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन वाली इक्वेशंस। और यदि A1/A2 B1/B2 B1/B2 और C1/C2 के बराबर हो तो ये एक ही इक्वेशन के दो रूप हैं, इन्हें हम कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि एक इक्वेशन में जो वैल्यूज आप रखोगे वो दूसरी इक्वेशन की भी ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपके निकलेंगे। तीसरी इक्वेशन में ऐसी x की या y की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, बॉल या बैट की, जहां आप इसे, इसमें स्थिति क्या होती है, A1/A2 is not equal to B1/B2 or it is equal to C1/C2। यानी यहां आपका इक्वेशन बराबर हो गया, यहां बराबर हो गया, रेशियो यहां बराबर नहीं हुआ, ये आपस में बराबर नहीं हुए लेकिन ये बराबर है, या A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए और इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो। तो ऐसी स्थितियों में हम देखते हैं कि हमारी इक्वेशंस, हम ये कंडीशन याद रखेंगे, ये है हमारी कंडीशन जिसमें पहली दो का रेशियो बराबर हो जाए और तीसरे का बराबर ना हो। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यहां हम ये रेट, आप यहां ध्यान दें, यदि मैं बॉल की कीमत 50 रखता, बैट की कीमत 100 रखता, तो यहां तो ये बात ठीक है, यहां गलत है। सो मैं आगे बढ़ रहा हूं थोड़ा सा। अपने साथ में बुक भी रखिएगा, बुक रखते हुए आपको ये सारी बातें क्लियर समझ में आएंगी। कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट्स और टू फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ A1/A2 B1/B2 C1/C2, मैंने अभी कुछ देर पहले अभी आपको दो तीन इक्वेशंस ली थी, 3x - 7 + 5y = 0, 4x + 2y = 13। तो पहले, सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 3x + 5y - 7 = 0, और यहां है 4x। ध्यान दें ये पहले लिखा हुआ, 13 को इस तरफ लेके जाना, यहां पे 5 को साइड चेंज नहीं करने, आगे पीछे करने, साइड चेंज हो गई तो निशान बदलते, यहां नहीं बदले हुए। 4x + 2y - 13 = 0। देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ A1/A2? A1/A2 तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में यहां है, तो A1/A2 = 3/4। B1/B2 की वैल्यू क्या आती, 5/2। B1/B2 = 5/2। एंड व्हाट इज C1/C2? ये C1/C2 आपका होता -7/- 13। माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते थे, लेकिन माइनस का साइन छोड़ना नहीं है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। पहली कंडीशन अभी मैंने आपको बताई थी, जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। x और y का केवल एक सॉल्यूशन, दोनों इक्वेशंस के लिए x और y की
जैसे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 5y, यहां जो भी कुछ रहे कोई दिक्कत नहीं है, 13। सिर्फ a1 अपॉन a2 को चेक करना है, क्या 3 अपॉन 2 और 2 अपॉन 5 में कोई इक्वलिटी है? मुझे नहीं लगता ये बराबर है। सो ये शर्त बनती है हमारी और हम कहते हैं इसके यूनिक सॉल्यूशन है। ग्राफ बनाए तो इंटरसेक्ट करेंगे इनकी लाइंस किसी एक पॉइंट के ऊपर, इंटरसेक्टिंग लाइन और कंसिस्टेंट, इनके 3-4 नाम होते हैं। मैं एक चार्ट बनाऊंगा वो आपको बताऊंगा फिर। दूसरी शर्त है, हमने एक बात आपको कही थी कि दो बॉल को मैं x रुपए मानता हूं और एक बैट आपका 600 रुपए हुआ था। यदि इसी तरह की 4 बॉल ली जाएं, 2 बैट लिए जाएं, तो आपका रेट भी डबल हो जाता है। तो यहां हमारे पास स्थिति क्या है? a1 अपॉन a2 क्या है? 2/4। ये वैल्यू a1 अपॉन a2 है। क्या 1/2 इसके बराबर है? हाँ जी। क्या 600/1200 भी इसके बराबर है? और हम ऑटोमेटिकली देखते हैं यहां भी 1/2, यहां भी 1/2 और यहां भी 1/2 रहता है। दिस इज योर इक्वेशन और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। आप यदि लंबी वीडियो हो गई हो तो 2 बार देखिए इसे। तीसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है? मान लीजिए हमारे पास 2 हमने नॉवल खरीदे और 5 टेक्स्ट बुक्स खरीदी। आई एम टेकिंग टेक्स्ट बुक्स एज y एंड नॉवल्स एज x। तो हमें रुपए देने पड़े 700। फिर किसी बच्चे ने 4 नॉवल खरीद लिए, यही नॉवल्स, और 10 टेक्स्ट बुक्स खरीद ली और वो रुपए दे के आया सिर्फ 1300। तो यहां मैं क्या देख रहा हूं? यहां आपके पास 2/4 इक्वल टू 5/10 हो रहा है, लेकिन 700/1300 उसके बराबर नहीं हो रहा। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, ये बराबर नहीं है। यानी a1/a2 b1/b2 के बराबर है, बराबर नहीं है c1/c2 के। इस कंडीशन को हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। ये अनरियलिस्टिक इक्वेशंस होते हैं, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई थिंक लेंथ हैज ऑलरेडी बीन सो लॉन्ग। कोशिश करिए, अपनी बुक लेके बैठिए, कंडीशंस का चार्ट बनाइए और इनके नाम लिखना सीखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस, कंडीशंस, इनका चार्ट देते हुए कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और 5 से 6 वीडियोज में ये आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। मैक्सिमम इट विल टेक ए वीक। आज सैटरडे है, बाय सैटरडे I will finish it. So keep watching, keep learning, stay safe, stay home. Thank you very much.